नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज सुबह से उतार चढ़ाव का माहौल है। एक दो बार कोशिश भी की निफ्टी ने आज हर निशान में जाकर टिकने की, लेकिन वो कोशिश अब तक तो कामयाब होती नहीं दिख रही है। अब 1 घंटा बच गया है और जहां पर सुबह आपको हम छोड़ के गए थे ऑलमोस्ट वहीं पर बाजार है इस वक्त। निफ्टी है 22,450 के नीचे, 45 अंकों की कमजोरी इस वक्त है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन वो रिकवरी भी टिक नहीं पाई और इस वक्त 60-65 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि जो खबरों वाले शेयर हैं या फिर जो नतीजों वाले शेयर हैं, वहां पर हम जरूर आज एक मूव देख रहे हैं बड़ा। टाइटन नतीजों के बाद 7% नीचे है। ब्रिटानिया नतीजों के बाद 6% ये शेयर ऊपर है। कोटक बैंक के भी नतीजे अच्छे आए थे अनुमान से और कोटक बैंक का शेयर भी 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आईटी के दम पर और सिलेक्टिव प्राइवेट बैंकिंग शेयरों के दम पर निफ्टी अभी अपने जो गिरावट है उसको सीमित रखने में कामयाब जरूर है, लेकिन आखिरी का 1 घंटा बड़ा क्रूशियल होने वाला है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और शेयरों में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे, ये भी अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। हम सिलसिलेवार तरीके से इस शो में आगे बढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि अपने सभी एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं, लॉन्ग साइड के या फिर शॉर्ट साइड के। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन हम लेकर आएंगे और ये समझेंगे कि ऑप्शन में आपको ट्रेड करके कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। मार्केट एट 3 बजे होगा, जहां पर हम ये बताएंगे कि बाजार खुलने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी खबरें आई हैं और उनका असर हो क्या रहा है, ये हम 3 बजे जानेंगे। इसके अलावा 3:05 पर हम ये समझेंगे कि डीलिंग रूम का हाल क्या है। खबर गर्म है, एक स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। BTST या फिर STBT ट्रेड 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच हम लेकर आएंगे 3:20 पर, जिसमें कि कॉर्पोरेट इवेंट या फिर वो जनरल इवेंट्स जो बाजार को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं उनकी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के हाईलाइट्स के साथ। 5 सबसे बड़ी बातें आपके सामने हम रखेंगे। तो निफ्टी है 22,430 के आसपास, दिन की ऊंचाई से करीब 150 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक में तेजी है, लेकिन जो सरकारी बैंकों का खेमा है BOB, PNB, केनरा बैंक, SBI, यहां पर आपको आज प्रेशर दिखेगा। कमजोर नतीजों से टाइटन का शेयर करीब 8% लुढ़का है और ये निफ्टी का टॉप लूजर भी ये शेयर है। हालांकि IT और रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया तेजी है। IT में भी इन्फोसिस और TCS जो कि वेटेज अच्छा है, वहां पर अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहा है, क्योंकि बुकिंग वैल्यू हो, नतीजे हो या फिर 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाने की बात, ये सारी चीजें सहारा दे रही हैं स्टॉक को। लेकिन अब प्रोविजनिंग बढ़ने की आशंका से PFC, REC के शेयर करीब 8 से 10% तक टूटे हुए हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पावर फाइनेंसिंग में ही एक रिन्यूएबल फाइनेंस की कंपनी है इरेडा, वहां भी हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। और बाकी सरकारी बैंकों पर भी दिक्कत यही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लोन की प्रोविजनिंग बढ़ने की आशंका है और इसके चलते ये तमाम शेयर आज टूटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार जरा वायदा बाजार के आंकड़ों को समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि संकेत क्या मिल रहे हैं। क्या कुछ बेहतरी के संकेत हैं? क्या यहां से हम रिकवरी देखेंगे? क्योंकि 60-62 अंक नीचे है, 22,400 के आसपास हम निफ्टी को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। निफ्टी 22,400 के आसपास निफ्टी, यहां से आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? क्या हम रिकवरी देखेंगे 22,450-500 की तरफ? देखिए 2:35 हो गए हैं। बाजार 9:15 से खुला, उसके बीच में ना तो सपोर्ट टूटा और ना ही मार्केट ने अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया। हाँ, टेस्ट करने के लिए आ रहा है, जैसे 22,400 को भी टेस्ट करने के लिए आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों ये बार बार उसी चीज़ को नोटिस करवा रहे हैं, क्योंकि उसी से ही चल रहा है मार्केट, इसलिए नोटिस करवा रहे हैं। वो है इंडिया विक्स के अंदर जो जिस तरह की तेज़ी बनी हुई है, जिस तरह का मोमेंटम देखो ना, आप खुल के सामने देखो 14% है। एक बार भी एक डिप दिखा दो आप इंडिया विक्स के अंदर आया हो, और एक बार भी आप निफ्टी के चार्ट में शांति दिखा दो, सीधी लकीर, आपको छोटा मोटा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आज इतना डिस्टर्ब किया। हर 10 मिनट में ये फीलिंग आ रही होगी कि बाजार अभी चलेगा, और हर 10 मिनट में ये फीलिंग आ रही है कि बाजार अभी टूटेगा। ऑप्शंस का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप दिखा पाए ना तो 49,000 की कॉल और पुट दिखा दो आप, सिर्फ बैंक निफ्टी की, या 8 मई की एक्सपायरी होने वाली। आपको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा आज क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ऑप्शंस के प्रीमियम्स को कैसे खाया जा रहा है, निकला जा रहा है।
और आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉइंट ऐसा था जब हम 300 पॉइंट भी ऊपर आए थे, और भी बैंक निफ्टी आपको करीब 80 पॉइंट नीचे भी दिखेगा। तो जो स्विंग का और रेंज का स्विंग है, ये बाजार को कहीं भी खराब नहीं कर रहा। आपने 48,800 ब्रेक नहीं किया अभी तक, माइंड इट। ठीक, ये 8 मई वाली 49,500 की कॉल है जो कि 50% टूटी हुई है। ठीक, अब आप जरा पुट दिखाओ और आपको पुट से भी आइडिया लग जाएगा। सिर्फ 4-5%, वो भी अभी ऊपर आई है क्योंकि मार्केट लो भी टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी लाल निशान में थी। एक बार जरा दिखा दो। यस, ये वाली 49,500 के पुट 8 मई की 678 रुपये का भाव ही चल रहा है इसके अंदर। ठीक, शायद 325 का है। 49, ये 500 की लगी हुई, 49,000 की दिखानी थी, बट एनी हाउ ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुल मिला के कहने का सारा तात्पर्य यही है कि बाजार के अंदर अभी भी एक रेंज का कारोबार हो रहा है। इस शेकिंग से आप डरे नहीं, घबराए नहीं। दो हिस्सों में आपको काम करना है। पहला, जो पहले आपका ट्रस्ट रहता था ना, उस ट्रस्ट को थोड़ा कम कर दो आप मार्केट में। ट्रस्ट को कैसे कम करें सर, कैसे होता है ट्रस्ट कम? ट्रस्ट ऐसे कम होता है कि आप मार्केट में कोई भी चीज़ पोजीशन लो, सेम आपका मान लो 5 पोजीशन लेते हो या 5 बार मार्केट के अंदर चेक करते हो, उसको 3 कर दो, ट्रस्ट कम हो गया। दूसरा, जो ले रहे हो उसका वॉल्यूम कम कर दो, वो भी ट्रस्ट कम हो गया। ट्रस्ट इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि विक्स बढ़ रहा है। ये विक्स नहीं बढ़ रहा हो तो मैं आपका ट्रस्ट को हाई रखवाता और मैं कहता लेवल तो बॉटम आ गया, वापस पकड़ो और फिर से एक शार्प रैली दिखाओ। मार्केट को कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जो हमको और आपको अभी नहीं पता, लेकिन वो हो रही है। वो कौन सी चीज़ है मालूम नहीं है, नहीं तो 40% विक्स नहीं बढ़ता। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन रुके तो सही। ये तो रुक ही नहीं रहा अभी भी, इसका मतलब अभी भी खतरा भापा जाएगा। दूसरा पॉइंट, फिर से आप एफ के नंबर को नोट करना, क्योंकि एक एक दिन में 10-10% का कट लग रहा है। मैंने आपको सुबह भी नोटिस कराया था, मेरे को एफ के कम होने से कोई दिक्कत नहीं है। 43% लॉन्ग पोजीशंस में हमने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया हुआ है बॉस। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? लेकिन हो क्या रहा है कि 53 से 43 अब एक एक दिन में कम कर देते हो। स्ट्रेंथ ही नहीं आ पा रही है बाजार के अंदर, वो ट्रस्ट ही नहीं आ पा रहा है बाजार के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपना भी ट्रस्ट मार्केट के अंदर कम कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिलेक्टिव हो जाओ, बहुत ही सिलेक्टिव हो जाओ। आज एग्जाम्पल के लिए सुबह अगर किसी को यकीन हो रहा तो हमने ये बात बोली भी थी कि आईटी के अंदर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टीसीएस आज चल रहा है, लेकिन आईटी के मेरे को ज़्यादा कॉम्पोनेंट में दम नहीं दिख रहा, तो सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। सेक्टर के अंदर भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है वो है रेंज का मार्केट। फिलहाल अभी रेंज के मार्केट से आप जूझिए और इसी के अंदर काम करेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। लीडरशिप की कमी नहीं, लीडरशिप की प्रॉब्लम भी नहीं, दोनों चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट कुछ कुछ रेंज में ही काम कर रहा है। मैं फिर से बोलूँगा, इस शेक से अपने आप को बचा लोगे तो आप जीत जाओगे। इस शेक में अगर आप चले गए तो फिर कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और कुछ भी नहीं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अभिषेक आपको परिचय करवा रहे हैं, साथ ही उनसे फिर क्लोजिंग के ट्रेड भी ले रहे हैं। ठीक है, अंशुल जैन हमारे साथ हैं, रत्नेश गोयल हैं, श्रीकांत चौहान हैं और राजेश अग्रवाल हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। फटाफट श्रीकांत जी आपसे एक व्यू लेंगे निफ्टी पर। बिल्कुल रेंज में ही है और अभी 22,400 के आसपास है। यहां से श्रीकांत जी आपको निफ्टी की चाल कैसी दिख रही है? क्या कोई रिकवरी अटेम्प्ट होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी का जो फॉर्मेशन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 22,800 में इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद का जो लेयर था वो आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और वो था 22,600 का, यानी 22,600 के ऊपर तेजी और भी बन सकती थी, लेकिन वहां से ही हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। बट साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि इस मार्केट में ये जो भी करंट फॉर्मेशन दिखा रहा है वो एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि थोड़ा इसे और स्टेबलाइज होना जरूरी है। 22,300 के नीचे मुझे लगता है कि मार्केट में और वीकनेस बढ़ेगी, बट ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हुए मुझे लग रहा है कि 22,300 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे कुछ बिल्कुल कॉन्ट्रा व्यू के साथ खरीदारी की जा सकती है। काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे अभी डिम्पी सर ने कहा, मुझे लगता है काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन 22,300 ये मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है। ग्लोबल मैक्रोज पॉजिटिव होते जा रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नो डाउट कि कुछ इंटरनल डोमेस्टिक लेवल्स पे कुछ न्यूज फ्लो बन के आया जिसकी वजह से बीएफएसआई पे ही फोकस हुआ है और पूरे वो स्टॉक्स नीचे है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि 22,300 का स्टॉप लॉस डाले, करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस ले और वापस से 22,600 के आसपास तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 22,300 का स्टॉप लॉस और 22,600 रुपये तक के टारगेट्स, लेकिन बाजार में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। यही व्यू हमारे भी है और यही हमारे एक्सपर्ट्स के भी है कि आप सिलेक्टिव रहिए, चुनिंदा रहिए बाजार में, और इसी तरह कुछ माहौल भी है।
लेकिन चलिए अब फटाफट ये समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र कहाँ पर है शेयरों में ट्रेड करने को लेकर, और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत अंशुल जी आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं आप? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। अभिषेक जी, अपडेट से चालू करूंगा। थर्सडे को न्यू जेन का बाई दिया था। 15 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, 970 रुपये में बाई रिकमेंड किया था 1050 के टारगेट के साथ। दो ट्रेडिंग सेशन में 1058 का हाई बना है, वहां पे टारगेट डन हो गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने की है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, दोनों में इनसाइड बार है। प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक दोनों की रेंज के अंदर चल रहे हैं, तो जब तक डिसाइसिव एटलीस्ट प्रीवियस डे ब्रेकआउट नहीं आता है, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी डायरेक्शन खोजने में। वहीं अगर आप मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी में 36 हफ्ते का एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया था, और पिछले 4 सेशन से हम बहुत शैलोली उसको रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जगह लीडरशिप जो आ रही है वो मिड कैप स्टॉक से आ रही है। तो मिड कैप निफ्टी में काफी तेजी दिख रही है, इसलिए पहला काउंटर मिड कैप से बाई दूंगा विंड मशीन का। विंड मशीन में देखें तो 24 हफ्ते का एक पूरा बेस बना हुआ है, कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। हैंडल के ऑलमोस्ट लोअर एंड पे है, वीकली पे दो इनसाइड बार बनी है। आज की शुरुआत में प्रीवियस वीक लो के नीचे वीक लॉन्ग्स को शेक करके ऊपर आया है स्टॉक, तो इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 86 रुपीज पे। और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 8150 क्लोजिंग बेसिस पे, और 9550 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा एक हफ्ते के हिसाब से। और अगर इसको 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं तो 125 से 130 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा काउंटर फ्यूचर एंड ऑप्शन से रहेगा, जहां शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है। हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लो के नीचे फेल्ड लो की फॉर्मेशन आज बनी है, और 15 मिनट के चार्ट पे रिवर्सल है, 75 मिनट के चार्ट पे हैमर है। करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए, 375 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस इसमें 370 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे आएगा, और 395 रुपए का टारगेट रहेगा जो प्रीवियस डे हाई है। और थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो 405 से 410 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये दो बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। हिंद कॉपर के लिए 395 रुपये का टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस है। और दूसरी कंपनी है विंडसर मशीन्स। बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं होती है, छोटी कंपनी है, 550 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन इस पर भरोसा है अंशुल जी को। और उसके भी टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसके टारगेट हैं 95 रुपये 50 पैसे का, और स्टॉप लॉस है 81 रुपये 50 पैसे का। विंडसर मशीन छोटे साइज़ की ये कंपनी है। रत्नेश जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दो स्टॉक रहेंगे, दोनों पॉजिटिव साइड रहेंगे। थोड़ा सा मिड कैप में मोमेंटम ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उसमें कंटिन्यू बना रह सकता है। तो पहला जो रहेगा टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं उसको। यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा 3930 का। जो टारगेट मुझे दिखाई देते हैं वो 1-2 दिन में 41 रुपए तक के आ सकते हैं। दूसरा जो रहेगा वो राने होल्डिंग। इसमें भी कंटिन्यू एक अच्छा डेली चार्ट पर अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा मोमेंटम हो चुका है, पर मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन में वापस तेजी आएगी। तो 1400 रुपए के स्टॉप लॉस से 1500 रुपए तक टारगेट इसमें मेरे को 1-2 दिन में आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये शेयर रत्नेश जी की तरफ से। राने होल्डिंग्स 1500 रुपये का टारगेट, 1400 रुपये का स्टॉप लॉस, ये आपके लिए सलाह है। इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। श्रीकांत जी, फटाफट आपसे आपके शेयर जान लेते हैं सर। बताइए आपका व्यू क्या है? उम्मीद करेंगे कि आप भी तेजी की तरफ ही होंगे। क्या खरीदना है अभी? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक इन बिटवीन लेवल्स पे खड़ा है। तेजी लग रही है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्फोसिस को खरीद के चल सकते हैं। और ग्लोबल मैक्रोज में भी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, तो इन्फोसिस करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो यहाँ से जो तेजी बनेगी वो वापस से एक बार स्टॉक को 1500-1510 के करीब लेके जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 1400 रुपए का। और साथ ही साथ जैसे कि बीएफएसआई में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कह सकेंगे कि लेवल ब्रेक हुआ है। कुछ एक स्टॉक्स ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर दिया, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ है जिसने अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 560 के करीब ट्रेड कर रहा है, 530-525 के करीब जा सकता है। 555-560 के करीब एचडीएफसी लाइफ को शॉर्ट करके चल सकते हैं।
और टारगेट्स मैंने बताया जैसे 530 525 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस हमें रखना है एट 567। तो 567 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और एचडीएफसी लाइफ को शॉर्ट करें। ठीक है, तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग के ट्रेड आपको सर बता ही रहे हैं, आप सब नोटिस करते चलिएगा सामने सामने पे, और ध्यान रखिएगा बहुत ही सिलेक्टिव रहना है। मैं फिर से बोलूँगा, जो गेस्ट आपको ट्रेड बता रहे हैं आप वही ट्रेड लें, या फिर उससे कम वॉल्यूम कर दें, उसमें ट्रेडिंग भी कम कर लें। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा इस जोनर को क्लियर हो जाने दें, जहाँ पे कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आ जाएंगे ना, फिर आपको खूब भर भर के ट्रेड लेना, किसी ने मना थोड़ी किया। लेकिन कन्फ्यूजन में पैसा गंवाना नहीं, क्योंकि इसी पैसे से आपको सौदे लेने हैं। और कन्फ्यूजन से अगर आप काम करोगे ना, तो आपके पैसे को जो जाएंगे उससे कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस का ना बहुत अच्छा रिलेशन है, ये लो और हाई बहुत अच्छे से कर देगा, आपको ठीक कर देगा। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक काम करते हैं, अवनी भट्ट को पहले अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि एक ऑप्शंस का ट्रेड हम आपके सामने रख पाएँ। फिर इरडा की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, राजेश सर भी हमारी वेट कर रहे हैं, उनसे भी जरा एक सवाल हम लेंगे। पहले ऑप्शंस का ट्रेड। अवनी जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर आपने ढूंढा है जिसके ऑप्शंस देना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो इतने खराब मार्केट में जो स्टॉक आज अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है वो है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल ने आज एक कंजेशन जोन जो था 1212 से 1215 का, वो क्रॉस कर लिया है एंड वीकली ब्रेकआउट भी दिया है 1217 के ऊपर। फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है 3.5% का, एंड वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम 1% से ज़्यादा एडिशन हो चुका है। तो हम कोरोमंडल में मई महीने की 1250 की कॉल में खरीदारी करेंगे 27 रुपये में। इसका टारगेट रहेगा 44 रुपये का और स्टॉप लॉस रहेगा 18 रुपये का। अधिकतम मुनाफा रहेगा 11,900 रुपये का, और अधिकतम नुकसान जो है वो 6,300 तक सीमित रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अवनी, ये कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बताने के लिए कि ये ऑप्शंस का ट्रेड है। 1250 की कॉल है कोरोमंडल, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता, माफ़ कीजिए दास, प्रदीप कुमार दास, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी हैं इरडा के। प्रदीप जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, और आपसे जब भी बात होती है बहुत ही क्लैरिटी के साथ बातचीत होती है। प्रदीप जी एक चीज़ मैं आपसे आज पहले पता करना चाहता हूँ, ग्राफिक्स दिखाना एक बार जो हमने आज सुबह चलाए हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के रिगार्डिंग है। सर वो ग्राफिक्स का ना रेफरेंस से ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, मेरे को आज कंपनी के बारे में कम और पॉलिसीज़ के बारे में ज़्यादा पता करना है। वो ये कह रहे हैं जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं उस पर ना गाइडलाइंस जो ड्राफ्ट हो रही हैं, वो ये कह रहे हैं उसमें थोड़ा सख्ती बरती जाएगी, ताकि जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है उनके प्रॉफिट पे और उनके मार्जिन्स पे। पहली बात तो आपका रिएक्शन चाहिए इन गाइडलाइंस पे। अभी तो गाइडलाइंस हैं, आपको लगता है कि एज इट इज़ हो जाएंगी तैयार, या इसमें कोई हेर फेर किया जाएगा? और दूसरा, फ़र्क कितना पड़ेगा सर बिजनेस पे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो गाइडलाइन अभी ड्राफ्ट है, तो स्टेक होल्डर्स अपना इनपुट देंगे, कंसर्न देंगे। इसमें मेन दो डिफरेंस में करूंगा, एक तो बैंक और नॉन बैंकिंग के लिए। बैंक के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म आरबीआई का जो है उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर ये एज इट इज होता है तो बैंक में इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि बैंक का प्रोविजन उनको जिस नया प्रोविजनिंग मेथोडोलॉजी में करना पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अप टू 5%। बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है जैसे इरडा है, बाकी लोग भी हैं, तो उसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथोडोलॉजी जो इंडियस का डिफाइंड है उसके दायरे में किया जाता है, जो हम ऑलरेडी 4-5 साल से कर रहे हैं। और मैं जस्ट क्लियरली बताऊंगा, जो मार्च लास्ट हम किए हुए हैं, हमारा ईसीएल प्रोविजनिंग और आरबीआई प्रोविजनिंग में 92 करोड़ का गैप है। मतलब अगर हमें प्रोविजनिंग एडिशनल करना पड़े तो 92 करोड़ तक हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा फाइनेंशियल में। और पैट जो हमारा है, पैट पे तो इम्पैक्ट आएगा नहीं अगर प्रोविजन हम और भी बढ़ाते हैं, हमारा ये नेटवर्क पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ओसीआई का थ्रू हो जाता है। तो नेटवर्क में जो इम्पैक्ट आएगा उससे सीआरआर में इम्पैक्ट आएगा। बट जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, हमारा लगभग 25% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसी पे हमें प्रोविजनिंग का बात करना पड़ेगा। और आप देखेंगे लास्ट 3 साल का हमारा जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, हम धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे थे। आज ए गुड गवर्नेंस मेथोडोलॉजी 45 से लेकर हम 58% तक पहुंच गए हैं।
नाउ जो रिन्यूएबल और ग्रीन फाइनेंस कंपनी, हमारा जैसे पूरा ग्रीन फाइनेंस कंपनी है, विंड सोलर हाइड्रो ये सब प्रोजेक्ट, जो विंड सोलर में सिर्फ 6 महीने से 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट लग जाता है। जहां पे लंबा कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए समय लगता है, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट हो या फॉसिल फ्यूल पावर प्रोजेक्ट कंपनी थर्मल हो या फिर न्यूक्लियर हो, जहां बहुत लंबा समय लगता है, तो उसमें प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। और हमारा तो पूरा 100% ग्रीन, और हम तो इसी लाइन में ही कर रहे हैं और यही में करेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने के बाद भी हम इस ग्रीन इंफ्रा में ही कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। एग्जैक्ट गणित तो हम वर्कआउट अभी तक किए नहीं, हमारे टीम उसमें लगे हुए हैं। रही बात ये प्रोविजन, ये ड्राफ्ट है, जब फाइनल आएगा 6 महीने से साल भर का टाइम उम्मीद करता हूं कि उसके बाद हो सकता है अडॉप्ट करें, क्योंकि आरबीआई डेफिनेटली कुछ समय देगा सबको फॉल इन लाइन करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए। और वो समय का अंदर हमारा टीम लग के हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म को हम फर्दर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट लगेगा नहीं। जैसे मैंने बताया 92 करोड़ का कुशन ऑलरेडी है हमारे पास। प्रदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम मान लीजिए कि ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है एज इट इज अगर ये लागू हो भी जाती हैं, तो आपको कितनी प्रोविजनिंग अभी करनी पड़ेगी, एक तो ये बता दीजिए। और दूसरी, क्रेडिट कॉस्ट में इससे कितनी बढ़ोतरी होगी, जरा इसका भी आइडिया दे दीजिए सर आप। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया, हमारा टोटल जो AUM है लगभग 59,000 करोड़, उसमें 25% लगभग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये पहले साल में जो 2% का प्रपोजल है कि ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 2 साल, 1 साल में फर्स्ट ईयर में 2% करना है। आज हमारा जो प्रोविजनिंग है लगभग 1.5% का पास है, और 0.5% एडिशनल उसमें करना पड़ सकता है। बट तब तक हमारा प्रोजेक्ट कितने कमीशन उससे हो जाएंगे साल भर तक, और उसके बाद कितने बचेंगे, और हम जो नया प्रोजेक्ट लेंगे वो कितने रहेंगे इस ब्रैकेट में, उस पर ये डिपेंड करेगा। आज उसका नंबर बताना संभव नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने बोला 92 करोड़ का हमारे पास कुशन आज भी अवेलेबल है, जो मार्च 24 का आंकड़ा हम दिए हुए हैं। और हमारा गवर्नेंस, हमारा अप्रेजल मैकेनिज्म, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम इतना रोबस्ट है। हमारा एनपीए 4 साल पहले जो 7.18 था वो घट के 0.99 आ चुका नेट एनपीए। तो लगातार हमारा रिकवरी, मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल सारे हम इम्प्रोवाइज किए हैं। प्लस हम पूरे डिजिटाइज मोड में काम कर रहे हैं। आरबीआई का जो गाइडलाइन आया है 2 पड़ाव उसमें है। एक सिर्फ प्रोविजनिंग का बात किए, दूसरा उन्होंने पीसीसी और पीडीसी कंडीशंस, दैट मीन्स प्रोजेक्ट अप्रेजल आप सैंक्शन करने का समय में जब आप पीसीसी कंडीशन देते हैं और पीडीसी कंडीशन देते हैं, उसको भी काफी रोबस्ट किया है। वो सारे गुड गवर्नेंस का क्राइटेरिया है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिबिट कर चुका है लास्ट 4 साल में। और इस साल में हम पहला संस्था बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में है जो सबसे पहले ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश किया 19 अप्रैल को। सिर्फ सरकारी नहीं, सरकारी, बेसरकारी, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग सबको लेते हुए जो है सबसे पहले हम किए हैं। और ये लगातार हम इसमें वृद्धि किए हुए हैं। हमारा कोशिश रहता है कि फंडामेंटली हम सही रखें, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करें प्रोजेक्ट अप्रेजल में, ताकि हम एनपीए को घटा सके। और जो प्रोजेक्ट एनपीए हुए हैं उसे सही तरह फॉलोअप और नेगोशिएशन, डिस्कशन, मीटिंग बोरोवर के साथ हमारा मिल के काम करके उसको भी हम काफी रिड्यूस कर चुके हैं। तो इसीलिए हमें, मुझे नहीं लगता है, करेक्ट सर, ठीक है, ये एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म है आरबीआई की ओर से। और डिसिप्लिन में रहेंगे, शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है, पर आगे चल के सबको फायदा होता है। जी ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। बड़े विस्तार से आपने, बड़े बारीकी से आपने चीज़ों को समझाया। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास जी से बातचीत कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि ये जो फाइनेंसिंग वाली कंपनीज है, पावर फाइनेंसिंग वाली या फिर रिन्यूएबल स्पेस में ये काम करते हैं, इन पर कम असर होगा। ये बैंकों पर या फिर जो एनबीएफसी है उन पर ज़्यादा ये असर डालेगा। अब चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास। राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। राजेश जी, माफ़ी चाहेंगे पहले तो आपसे इतनी देरी से आपके पास आने के लिए। देखिए ना, ये प्रदीप कुमार जी को आप सुन रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि इन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या इसको बाजार नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए पीएफसी करीब
9% नीचे है, आरईसी का शेयर करीब 7% नीचे है, इरडा भी करीब 4-5% नीचे कारोबार कर रहा है। सर, आपका व्यू क्या है? आपने किस तरह से रीड किया है ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस को, और आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट डालेगा ये? नमस्कार अभिषेक जी, डिम्पी जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो न्यूज आई कि आरबीआई कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग चाहता है 5% के लगभग FY 27 तक, जो कि FY 25 में 2.5%, FY 26 में 3.5% और FY 27 में 5% की है, और चारों क्वार्टर में समान रूप से बांटा जाएगा। इसको बाजार ने थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव ले लिया। मेरा ये मानना है कि ये जो सारे स्टॉक, चाहे वो PFC के हो, आरईसी के हो, इरेडा के हो, इस तरीके के जो भी स्टॉक्स है, उन्होंने लास्ट 1.5 साल में बहुत गजब की तेजी देखी थी। जो ये स्टॉक पहले 2-3 PE पे ट्रेड किया करते थे, 7-8-10% के डिविडेंड यील्ड दिया करते थे, वहां अगर आप देखो तो इनकी वैल्यूएशंस अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से दुगनी तिगनी हो गई है। और इरिडा की खास बात की जाए तो वो PFC आरईसी से बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये बात जुदा है कि उनका पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, जहाँ करके gestation पीरियड थोड़ा कम होता है। दूसरे, अभी वो इन थिंग है, जिस तरीका से सरकार का रवैया रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, उन सब चीजों को देखते हुए उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड होनी लाजमी थी। लेकिन ये जो करेक्शन आया है, ये मेरे हिसाब से जस्ट मार्केट एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा था कि इन स्टॉक्स को करेक्ट करने के लिए, और वही आया है। मेरे खुद के विचार ये हैं कि जो प्रोविजनिंग के नए रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा। 0.6 से 3% तक का ये पूरा हमारा अनुमान है कि पड़ सकता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे जोर, जो कि पूरे यूनिवर्स को, इंक्लूडिंग PSU बैंकिंग साइड को भी सारे को कवर कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक्स के कितने एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर के या रियल एस्टेट के या अदर कंस्ट्रक्शन की तरफ हैं, तो उस पर डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस। हमारा ये मानना है कि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो खास करके PFC में खरीदारी की जा सकती है, या लार्जर PSU बैंक्स की बात की जाए तो SBI, या मिड कैप PSU की बात की जाए तो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ठीक है, थोड़ी गिरावट आ जाए तो आप बल्कि खरीदारी कीजिए। ये ओवर रिएक्शन जैसा राजेश जी कह रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि किसी नेगेटिव खबर को लेकर खबर चाह रहे थे ये शेयर, और ये खबर आने के बाद यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। PFC आरईसी अगर दोनों साल भर की बात करें तो ये 3 गुने 4 गुने ही हुए हैं शेयर, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको हम बताएंगे कि मार्केट एट 3 में आज क्या खास है, कौन से शेयरों पर फोकस रहेगा। साथ ही आगे हम डीलिंग रूम का हाल भी लेंगे और तमाम बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा भी करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। आ जाते हैं मार्केट के वापस से सेटअप पे। आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में गिरावट करीब 50 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी में भी गिरावट करीब 50 पॉइंट की है, और वहाँ पे 48,800 को रोकने की कोशिश हो रही है, और यहाँ पे 22,400 को किसी तरह से क्लोजिंग में बच जाए। ये दोनों सपोर्ट एरियाज हैं एक्चुअली में, है ना, वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं, तो इसलिए शायद बच जाए। एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखाएंगे फ्यूचर वाली, जिसमें फ्यूचर्स के शेयर होते हैं, वहाँ पे देखेंगे आपको ख़राब दिखेगी। फिर इंडिया विक्स 13% टिका हुआ ऊपर दिखेगा। FIs की होल्डिंग थोड़ी आपको कम दिखेगी। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन, ये जस्ट उल्टा है, आज रिवर्सल है इसका, यानी कि 58 वर्सेस डबल में होकर 120 चल रहे हैं। फिर आपके साथ थोड़े इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है, और इसी इंडिकेटर्स में अगर मैं आप मेरे से पूछेंगे कि कैसे है, तो मैं बोलूँगा 50-50 है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हो गए हैं कि बाजार की गिरावट के बाद बहुत अच्छे हो गए हैं, जैसे पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी की बहुत ही प्यारी है। आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके बहुत पैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि आपको अलाउ ही नहीं हो रहा लॉन्ग करने का। तो ये फंस सा गया है मार्केट। जो भी आपको अंशुल बता रहे थे वही आपको अभी श्रीकांत बता रहे हैं, और वही दूसरे मार्केट एनालिस्ट भी अभी आपको नोटिस करवा रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहो। अगर नहीं है तो बाजार से दूरी बना लो, शांति से बैठ जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार ही पैसा बनाना है। हो जाने दो, 2 दिन निकल जाने दो, फिर बना लेना। किसी पंडित ने तो कहा नहीं कि आज ही आना है। ठीक, आगे बढ़ें। आप जरा कुछ एक और शेयर चेक करवा लेते हैं जरा मार्केट के अंदर, मोमेंटम के अंदर।
मैरिको एक बार जरा दिखाएं, 2 से 2.5% ऊपर है मैरिको। अंशुल जी एक बार जरा मैरिको चेक करना, मैरिको। जी डिम्पी जी, मैरिको में मंथली चार्ट पे रिवर्सल आया था अप्रैल के महीने में। देखें मंथली चार्ट पे जो मार्च की सेलिंग थी उसको कंप्लीटली रिवर्स करके क्लोज किया था और अब फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड मिल रहा है। तो स्विंग हाई 550 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। 550 के ऊपर निकलता है तो फिर मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। तो फिलहाल के लिए 550 तक का ही मूव लेके चलना चाहिए। 550 पे एक बार रिव्यू करेंगे। राजेश सर, ये असाही इंडिया ग्लास को आप कवर करते हैं क्या? ये 6% ऊपर है असाही इंडिया ग्लास। ये एक्चुअली में खबर मार्केट में, ये खबर क्या है मतलब, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस से विषय है कि भाई अब पहले सिर्फ गाड़ियों के लिए जाना जाता था असाही इंडिया ग्लास, आजकल रियल एस्टेट के लिए भी बहुत काम करता है। और अभी क्या है ना, रियल एस्टेट में भी एक सर्कल चलता है कॉमर्शियल का और ऑफिस स्पेस का, और ऑफिस स्पेस में और कमर्शियल्स में भी असाही इंडिया ग्लास का स्टेक बहुत बड़ा हो गया है। तो एक बार जरा आप इस कंपनी को कवर करते हैं तो जरा टिप्पणी दीजिए कोई। आवाज आई है राजेश सर आपके पास? राजेश जी और ठीक है, बात नहीं हो पा रही है उनसे। सिर्फ तस्वीर में तो दिख रहे हैं, वो लाइव भी सजीव भी दिख रहे हैं, बट शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो। एक काम और करते हैं, जब तक अपने सहयोगी गौरव को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं मार्केट सेट 3 के अंदर, यानी कि 3 बजे तक के बाजार के अंदर क्या हुआ मोटा मोटी आपको जल्दी जल्दी वो बता देंगे। गौरव जल्दी से बता दीजिए, फिर राजेश सर से करेंगे बातचीत। जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं इरडा के साथ, क्योंकि जैसे हमें पता है कि आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर आया था और इसकी वजह से कुछ जैसे स्टॉक्स है पीएफसी, आरईसी, इरडा, उसमें हमने कहीं पे एक फॉल देखने को मिला था। और इसी के बाद हमारी बातचीत हुई इरडा के मैनेजमेंट के साथ और उनका मानना यह है कि कहीं पे आरबीआई के गाइडलाइंस की वजह से एनबीएफसीज पे ये जो असर है वो काफ़ी कम रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर बात करें इरडा की, तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स है वो 40% ऑफ द एयूएम है इरडा के लिए। और उसके अलावा अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो इरडा काफ़ी अच्छे से वेल कैपिटलाइज्ड है, ऐसे मैनेजमेंट का मानना है। और इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि कहीं पे इरडा में कम इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस ड्राफ्ट सर्कुलर के वजह से। अगली बात करते हैं कुछ नंबर्स की, तो जैसे पंजाब केमिकल्स की बात करें तो एक वीक नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो 8.2% से घटकर 197 पे आया था। एबिडा की भी बात करें तो कहीं पे 67% का फॉल देखने को मिला था सीक्वेंशियल बेसिस पे। एबिडा मार्जिन जो थे वो 19% के थे लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में ये 6.7% आए हैं। और इसी के चलते हुए हमने शेयर्स में भी देखा एक मंदी देखने को मिली थी आज के दिन में। आज के शेयर देखा हमने, शेयर प्राइस जो है वो गिर गया था। अगली बात करते हैं सीजी पावर की, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड आय जो है वो 15.2% से बढ़कर 2192 करोड़ पे आई ही। मुनाफा जो है वो 45% से बढ़ा है और 233 करोड़ पे है। और एबिडा मार्जिन्स की अगर बात करें तो कहीं पे हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, 14.5% से 13% पे है। बट फिलहाल के लिए जो नंबर्स है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे सीजी पावर के लिए। अगली बात करते हैं कार ट्रेड की, क्योंकि अगर इसके नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में हमें कहीं पे 145 करोड़ देखने को मिला, जो कि 51% अप था। नेट प्रॉफिट में अगर बात करें तो 42.9% से अप है ये नेट प्रॉफिट भी। उसके अलावा अगर हम एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे 33.8% पे है, जो कि थोड़े कम है। बट अगर हम एडजस्टेड एबिडा की बात करें तो 49.1 करोड़ पे है ये एडजस्टेड एबिडा, जबकि 23% का ग्रोथ दिखा था और इसीलिए एक तेजी देखने को मिली थी इस स्टॉक में भी। और आखिर में बात करते हैं राइट्स की, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कंपनी को फिलहाल में ही वंदे भारत से एक ऑर्डर मिला है, जिसमें सेफ्टी जो है, सेफ्टी टेस्ट जो है वो करने का ये जो ऑर्डर रहेगा। और इसी के साथ साथ सेफ्टी असेसमेंट जो है वंदे भारत का वो राइट्स करने वाली है, और इसी की वजह से इस स्टॉक पे भी हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। तो खबरों के दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम हमें आगे भी इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। जैसे राजेश जी का हो जाएंगे कनेक्ट तो जरा आसाही इंडिया के ग्लास के बारे में उनसे पता करेंगे। एक काम मैं करता हूँ, जरा एक दो शेयर और ले लेता हूँ, मेरे पास कैश के स्टॉक्स आज काफ़ी जाए जो मैं पता कर सकता। अच्छा रत्नेश जी, ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपने बोला था ना, आज आपका ट्रेड है ना आज का ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स? ठीक है, उनसे भी बातचीत नहीं हो पाएगी अभी। एक काम और कीजिए फिर जरा, HEG मैंने सुबह पता किया था, अभी भी 3% ऊपर ही दिख रहा है। अभी ट्रेड में ना गिरावट आई ना बढ़त आई। एक बार चार्ट दिखाना HEG का सामने, HEG के एक बार चार्ट दिखाए। और राजेश जी अगर कनेक्ट हो जाए तो मेरे को जरा बताइएगा फटाफट से।
HEG का चार्ट दिखाएं। अंशुल जैन एक बार ज़रा चेक करना HEG के अंदर कोई ट्रेड बनता है। आज सुबह से फ्लैट ही है, एक बार नोटिस हुआ था 3%, उसके बाद सीढ़ी लगी हो गया, ना गिरा ना टूटा। देखिए डिम्पी जी, HEG में अगर देखें तो मंथली चार्ट पे बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। 12 कैंडल का 12 महीने का एक बेस ब्रेकआउट आया है अप्रैल के महीने में। तो एक दो दिन कंसोलिडेट और कर सकता है, बट इवेंचुअली ये ब्रेकआउट पॉइंट 2525 को सॉरी 2555 को टेस्ट करेगा और 2555 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा तो 2800 तक जा सकता है। तो एकदम लो रिस्क एंट्री पॉइंट है, करंट मार्केट प्राइस से एंट्री कर सकते हैं। 2320 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इमीडिएट टारगेट 2555 का है, उसके ऊपर 2800 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, डन। तो ये आपके लिए HEG की होगी रिकमेंडेशंस। मैं आपको साही इंडिया ग्लास के बारे में, राजेश सर अगर आपको क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। और साही इंडिया ग्लास टिपिकली इसको हम ऑटो एंसलरी मानते हैं, ग्लासेस लगते हैं सभी की गाड़ियों में, आपको पता ही है। लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट में ये हवा भी आई कि देखिए रियल एस्टेट का भी काम काफ़ी तेज़ी से फैलता है, फिर कमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, सब में आजकल कांच ही लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ग्रीन हाउस के इफेक्ट के चक्कर में सब ग्लास ही लगाती है। ठीक, तो साही इंडिया ग्लास उसके अंदर भी है, फ्लोटेड ग्लास है। मैं चेक ही कर रहा था एक्चुअली फ्लोटेड ग्लास और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। 41% स्टेक है उसके अंदर इसका। सर इस साल के अंदर तीसरी बार कब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है, दिखा सकते हो? ऊपर देखिए 25 लाख लिखा है। ये तीसरी बार कब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है जो आज देखने को मिला। एक था 23 जैन को, दूसरा था 5 अप्रैल को और एक है आज 7 मई को, 6 मई को। ठीक है सर। सर ज़रा आप इसको ट्रैक करते हो, आप है तो कुछ ज़रा बताइए इसके बारे में। देखिए डिम्पी जी, ऐसा है कि ये कंपनी बेसिकली पहले जो फॉर्म हुई थी मारुति वगैरह के साथ इनका OEM सप्लाई था, और आज की डेट में भी अगर आप देखो तो 72%, 70-72% के आसपास इनका पैसेंजर कार सेगमेंट में मार्केट शेयर। और जिस तरीके की ऑटो के नंबर्स हम लोग दिन पर दिन देखते जा रहे हैं, महीने दर महीने बढ़े हुए आ रहे हैं, नई पैसेंजर कार्स वगैरह लॉन्च हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी खपत भी बढ़ती जा रही है। दूसरी, जैसे कि आपने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तीसरे अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नंबर्स ठीक ठाक आए थे। 1500 करोड़ के आसपास का ये केपेक्स करने की बात कर रहे हैं गुजरात में, जो कि आने वाले दिनों में इन्हें और मार्केट शेयर गेन करने में सहायता करेगा, बट वो 2-3 साल डाउन द लाइन होगा। आज की डेट में अगर कहा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से मैं समझता हूँ 700-720 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये केपेक्स करने वाले हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा ये इंटरनल एक्वायरल से करेंगे, कुछ डेट भी उठाएंगे, बट इंटरनल एक्वायरल से वो बेसिकली फाइनेंस होगा। ठीक है, 720 रुपये की टारगेट साही इंडिया ग्लास के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर M&M फाइनेंशियल की कुछ अपडेट्स आ रहे हैं अप्रैल से जुड़े हुए। डिसबर्समेंट 4% बढ़कर 3,930 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है इनका, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़े हैं। 260 रुपए का भाव है। हम शेयर में देख रहे हैं कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। दिन के निचले स्तर के आसपास फिलहाल हम M&M फाइनेंशियल के शेयर को देख रहे हैं। ये आंकड़े कुछ पसंद नहीं आ रहे बाजार को, कुछ और भी होंगे, इसके साथ साथ कुछ और आंकड़े आएंगे, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन एक जरा व्यू ले लेते हैं M&M फाइनेंशियल के शेयर पर। इस पर श्रीकांत जी आप जरा चेक कीजिए, M&M फाइनेंशियल कैसा लगता है शेयर आपको ये? बिल्कुल। तो देखिए, अगर M&M फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप है वो यही दिखा रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 300 के करीब काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और साथ ही साथ 250-255 के करीब बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। नंबर्स के बाद वापस से स्टॉक 255-250 के करीब आके स्टेबलाइज हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे ही ये रेंज बाउंड रहेगा और शायद अगर इसमें अगर करेक्शन आता है तो एक 10-15 रुपए का और करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से पोजिशनल व्यू है तो बिल्कुल करंट लेवल से मुझे लगता है इसे खरीदा जा सकता है। तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है अनसर्टेनिटी काफी है, ट्रेडिंग या कोई ट्रेडिंग कॉल लेने से बचे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स तो बिल्कुल करंट लेवल से खरीद के चले। ठीक है, पोजिशनल अगर व्यू रखना है, अगर आपको 3 महीने का अगर नजरिया अगर हो तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं M&M फाइनेंशियल के शेयर में। चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि डीलिंग रूम का हाल क्या है और अपना खास सेगमेंट लेकर आएंगे खबर गर्म है। खबर गर्म है बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए किस स्टॉक को लेकर खबर है आपके पास?
जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जो है थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है और वो भी कह रहे हैं कि एक बड़ी पीएमएस जो है उन्होंने भी अपनी स्टेक को बढ़ाया है इस स्टॉक में। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 2 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम्स आ रहा है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो है अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। लगभग 14% का जो है ग्रोथ स्टॉक में देखने मिला है। ऑफकोर्स ऑलरेडी नंबर्स भी आ चुके हैं Q4 के, जहाँ पे शानदार नतीजे देखने मिले थे ऑपरेशनली भी और टॉप लाइन में भी ग्रोथ आया था। और आगे जाते हुए 2 अहम ट्रिगर है कंपनी के लिए। सबसे पहला है कि जो डिमांड मोमेंटम है वो सस्टेन कर सकता है आगे जाते हुए, कंपनी ने कहा है अपने मैनेजमेंट कॉन कॉल में। और इसके अलावा 2 नए मार्केट्स में वो घुस रहे हैं तो उस पर जो है स्ट्रीट की नज़र रहेगी और वो 2 नए मार्केट्स हैं NCR रीजन और पुणे रीजन। याद रखें कंपनी जो है बैंगलोर बेस्ड डेवलपर है, साउथ में इनका प्रेजेंस ज़्यादा है तो इसके लिए जो है एक री रेटिंग भी देखने मिल सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। तो ओवरऑल प्रेस्टीज एस्टेट्स में जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट बढ़ रही है। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी सही बात है, लेकिन मुंबई में, पुणे में, यहाँ तक कि दिल्ली NCR में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर करीब 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी, आपसे ज़रा व्यू चाहेंगे रियल एस्टेट स्टॉक्स को लेकर। आप देखिए प्रेस्टीज ऊपर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बहुत अच्छे नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड कर रहा 10% ऊपर है। शोभा में, DLF में भी तेज़ी है। टेक्निकली आपको बेटर प्लेस्ड क्या लग रहा है सर, बताइए। अगर किसी को एक ट्रेड लेना होगा रियल एस्टेट में तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर बेहतर लग रहा है आपको? देखेंगे आप अभी रिसेंट में काफी ज्यादा तेजी अधिकतर सभी स्टॉक्स में होगी है। पर्टिकुलर प्रेस्टीज देखो तो मैं कंटिन्यू 2-4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस में देखो 3-4 वीक हो गए इसको चलते पर मुझे ऐसा लगता है प्रेस्टीज आउट परफॉर्म करेगा। तो थोड़ा सा अगर किसी को एक ही ट्रेड लेना है तो प्रेस्टीज को सिलेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा डीप का इंतजार करना चाहिए, 1520-30 के आसपास में आता है तो एक अच्छा लेवल हो सकता है। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेयर बैठेगा। 1460 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के फिर मुझे ऐसा लगता है 1650 तक के टारगेट प्रेस्टीज में। ठीक है, 1460 का स्टॉप लॉस, 1650 के टारगेट, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 100 रुपये ऊपर के टारगेट। इस बीच मैरिको के नतीजे आ गए हैं और मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर 5.25% की बढ़ोतरी हुई है मुनाफे में। 318 करोड़ रुपए का फिगर आया है ये मैरिको के पहले नंबर नतीजों में। फटाफट इस पर एक व्यू भी लेंगे। कुछ और आंकड़ों का इंतजार हुआ कि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर कैसे निकल के आते हैं, आय के फिगर कैसे आते हैं, लेकिन पहला आंकड़ा आ गया है, ये ठीक ठाक है। 5.5% के आसपास की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं मुनाफे के आंकड़े में। एक इस पर जरा आपसे इस पर ट्रेड चाहेंगे अंशुल जी। मैरिको बताइए, क्या कोई ट्रेड बन रहा है इन नतीजों के बाद? देखिए अभिषेक जी, कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव है। अप्रैल में पूरा रिवर्स किया था, यहाँ पे ओपन लो के साथ मई की शुरुआत हुई है, ऑलमोस्ट ओपन लो है और कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव है। तो 550 का जो स्विंग हाई है ये इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट हो सकता है। 550 के ऊपर फिर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा मंथली चार्ट पे, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो 2021 से बड़ा कप एंड हैंडल मंथली पे बन रहा है। हैंडल के हम बॉटम पे हैं तो यहाँ से हैंडल के पूरे पैटर्न के ऑलमोस्ट टॉप तक जाएंगे। तो 550 इमीडिएट टारगेट रहेगा, उसके बाद रिव्यू करेंगे स्टॉक को। ठीक है, 550 के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा मैरिको में और वहां तक के लिए आप इसको चाहें तो खरीद सकते हैं, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। एबिडा में भी हम देख रहे हैं कि 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा, और आय में भी करीब करीब 2.25% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर और कामकाजी मुनाफे यानी कि एबिडा के फ्रंट पर नतीजे इसके मैरिको के ठीक ठाक लग रहे हैं। शेयर है 2.5% ऊपर। नंबर्स आने के बाद हम शेयर में तेजी को बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए हम BTST या फिर STBT ट्रेड समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कल के लिए क्या ट्रिगर होंगे बाजार में। इवेंट्स टू वॉच भी लेकर आएंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड्स के मौके कहां पर बन रहे हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपका BTST या फिर STBT ट्रेड। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल एक्टिविटी को देखा जाए तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में और भी तेजी बनेगी। और इन्फोसिस के बाद मैं कहूंगा कि TCS ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके जाने की राय रखेंगे। 3915 के करीब ट्रेड कर रहा है
और यहाँ से जो तेजी बनेगी तो ये स्टॉक वापस से एक बार 4020 4050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टीसीएस को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 3850। ठीक है, 3850 का स्टॉप लॉस, 4020 4050 के टारगेट टीसीएस के लिए। ये बीटीएसटी ट्रेड श्रीकांत जी की तरफ से। अंशुल जी, आपका शेयर कौन सा होगा? देखिए अभिषेक जी, डेरिवेटिव्स काउंटर से बीटीएसटी दूंगा। जुबलिएंट फूड में 5 अप्रैल से लेके लगभग 19 अप्रैल के बीच में 5 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट साइड ऐड हुआ था और स्टॉक उस पूरी एवरेज के ऊपर आगे ट्रेड कर रहा है और 2 इनसाइड बार का भी ब्रेकआउट है। तो 471.50 चल रहा है, यहाँ पे बीटीएसटी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 465.50 का रहेगा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होती है तो इस शॉर्ट कवरिंग का टारगेट 490 के आसपास निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। केवल बीटीएसटी के लिए कर रहे हैं तो 480 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, सिर्फ बीटीएसटी के लिए 480 के टारगेट, 465 रुपये 50 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए और थोड़ा सा अगर आप रखेंगे, 2-3 दिन समय दे देंगे तो 490 रुपये के भी टारगेट आपको जुबलेंट फूड में आते हुए दिखेंगे। रत्नेश जी, आप क्या ट्रेड करेंगे सर? बाई साइड का ही ट्रेड होगा आपके पास भी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है अल्केम में काफी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है आज के सत्र में, कल के सत्र में कंटिन्यू रह सकता है। काफी एक अच्छी तेजी में करेक्शन हुआ था, उस करेक्शन के बाद में वापस से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। यहाँ पे अल्केम में करना चाहिए। 5200 रुपए तक के टारगेट मुझे दिखाई देते हैं। 5110 रुपए का यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लैब्स एक अच्छी तेजी हमने शेयर में देखी है, यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड के आपके लिए मौके बनेंगे। लेकिन कल अगर हम नतीजों की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज अपनी मार्च तिमाही के नतीजे जारी करेगी और नतीजे कैसे रहेंगे, अनुमान क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं डॉक्टर रेड्डीज से? डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे एक गिरावट ज़रूर हो सकती है कंपनी के मुनाफे में। जी हाँ, साल दर साल एक डबल डिजिट ग्रोथ आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि तिमाही दर तिमाही अगर हम बात करें तो यूएस में कुछ खास नहीं हुआ है। इस खास ना होने के पीछे की वजह जो है, इनका जो बेस बिजनेस है वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए नजर आया है, कोई बड़े लॉन्चेस नहीं हुए हैं। साथ ही साथ अगर घरेलू बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी इनके कार्डियक थेरेपी बिजनेस में एक डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि जो पेन, डर्मा और एंटी डायबिटिक का जो पोर्टफोलियो है, वो जो पोर्टफोलियोज हैं उन्होंने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन ज़रूर किया है। ये सभी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इनकी अगर हम आय देखें तो वहाँ पे हमारी उम्मीद है 7237 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। इसके अलावा EBITDA में 2016 करोड़ आने की उम्मीद है और अगर EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो लगभग 28% रह सकते हैं, जो कि तिमाही दर तिमाही भी फ्लैट आते हुए दिखेंगे। और मुनाफे में हम तिमाही दर तिमाही लगभग 7% की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। 1290 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। पर ये सभी नंबर्स के अलावा हमारी नज़र रहेगी कि आने वाले समय में GLP-1 अपॉर्चुनिटी पे किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में आने वाले 12 से 15 महीने में क्या कुछ बड़े लॉन्चेस प्लान्ड हैं, और साथ ही क्योंकि अब चाइना थोड़ा सा रीओपन ज़रूर हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ नए प्रोडक्ट फाइलिंग्स हैं, लॉन्चेस कंपनी प्लान कर रही है, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो डॉक्टर रेड्डीज बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं इस बार हम कंपनी के नतीजों से। ठीक है, अमेरिका की जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं डॉक्टर रेड्डीज से। और वैसे भी अगर हम इस साल की बात करें, जो 4-4.5 महीने का समय बीता है, उसमें एक रेंज में ही शेयर रहा है। राजेश जी, डॉक्टर रेड्डीज कोई इसमें रणनीति बनाने के लिए क्या नतीजों का वेट कर लें, या फिर आप कुछ आइडिया देंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से नतीजे जिस तरह के आपके सहयोगी बता रहे थे, हमारा भी यही अनुमान है, क्वार्टर और क्वार्टर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। और जिस तरीके से कार्डियक वगैरह में भी इनकी थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो रही है, उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि इस बार मैंने अभी के लिए इसे अवॉइड ही करना चाहिए। इससे बेहतर स्टॉक फार्मा में ही अगर बात की जाए तो उपलब्ध हैं, जैसे कि आपके इप्का लैब ले लीजिए या लुपिन ले लीजिए। इवन एपीआई में अगर आप देखो तो जितनी बड़ी गिरावट लास्ट 1-1.5 साल में हुई है, वहां पर वैल्यूएशन अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी का 12 से 18 महीने का नजरिया हो तो वहां पे हमें लॉरस लैब हमें वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है। हालांकि नतीजे उसके भी 2-3 क्वार्टर से थोड़े दबाव में ही आ रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि एपीआई और केमिकल एज ए सेक्टर थोड़ा सा दबाव में है।
लेकिन हमें लगता है कि मोटा मोटी बॉटम आउट होता जा रहा है और वहां नजर रखनी चाहिए। बाजार बंद होने में सिर्फ 3-3.5 मिनट का समय रह गया। कुल मिला के अगर आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड कर रहे हैं तो अपने ट्रेड्स को चेक कर लो। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई उल्टा सीधा ट्रेड आपके हाथ में आ जाए, जैसे कि वीक काउंटर या स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में। फिर भी आपको बता देता हूँ 31 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी है। निफ्टी ने एक सपोर्ट बचा लिया आज, और मैं बोलूँगा बहुत बेहतर किया है। देखिए 2-3 दिन की गिरावट से बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि गिरावट से सिर्फ ख़राब ही ख़राब होता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। ये तो मंथन है ना, कुछ तो अच्छा निकलेगा ही। तो अच्छा भी निकल के आया। अच्छा निकल के आया कि मार्केट के 2 दिन के जोल्ट ने 22,400 को बचाने पर मजबूर कर दिया। ये मार्केट की कोर स्ट्रेंथ को बता रहा है कि आप वीकनेस लाते हो ऊपर से, लेकिन आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ के नहीं दिखा सकते आप। दूसरा पॉइंट ये भी तय हो गया कि 550 से 650 की रेंज जब तक हम पार नहीं करेंगे, बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है हम 400 से 650 वाली रेंज के अंदर फंसे रहें। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 48,800 के ऊपर और 900 के आसपास। कल भी आपको यही क्लोजिंग मिली थी ऑलमोस्ट, अगर आप चेक करोगे 975 की क्लोजिंग थी। तो आज भी हम 900 के आसपास क्लोज करें। क्लोजिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जो ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे के हिसाब से जो लेते हैं ना, उनके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 लेसन इसमें से भी हैं। पहला लेसन ये है कि 49,000 के ऊपर टिकाना या उसके ऊपर लेके जाना बाजार को मुश्किल हो रहा है। 2 बार के गैप भी फेल हो गए। अच्छी बात क्या है कि 48,800 को हम पैनिक बॉटम बना रहे हैं अपना, बार बार आके वहीं रोक रहे हैं। और हमने 12.5 के विक्स से शुरू किया था, 13 के विक्स से, आज हम 16.5 के विक्स पे आ गए हैं। तो 3.5% के विक्स को हमने मतलब 3.5 पॉइंट्स के विक्स को हमने ऑलरेडी इसी रेंज में एब्जॉर्ब कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है बाजार की, जो मैं अच्छी बातों के तौर पर बता रहा हूँ। दूसरा, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, TCS और HDFC बैंक, इसमें कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये पॉइंट भी नोटिस करने वाला है कि जो मार्केट की लीडरशिप है वो जस की तस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो स्वाभाविक है, बाजार फ्रीज थोड़ी कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। अच्छा, एक और पॉइंट जो मार्केट के अंदर हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि आईटी के अंदर आज जो रिवर्सल आया, थोड़ी देर पहले मैं इन्फोसिस की एक कॉल भी देख पा रहा था, श्रीकांत जी ने दी है, इससे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि अगर बॉटम बन रहा है या बॉटम का हल्का सा रिवर्सल वापस आ सकता है मार्केट के अंदर, तो शायद उसमें आईटी का पार्टिसिपेशन होगा। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। पुट कॉल रेशो वगैरह आप देखते हैं। एफआईज के नंबर आज शाम को फिर से देखना। अगर उनका 43% लॉन्ग था कल, 44-43%, हाँ, अगर ये लॉन्ग 3 से 2% तक घटता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये 7% तक घट रहा है तो दिक्कत है बॉस। ये बड़े क्वांटम में नहीं घटना चाहिए, छोटे छोटे क्वांटम में घटे कोई दिक्कत नहीं हमें। सर 43 के लेवल पे क्या बिगड़ता है, इससे पहले हमने कई बार देखे इससे लेवल को। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे। तो मार्केट के अंदर आज का दिन मेरे हिसाब से ना ही जीत का दिन है, ना ही आज हार का दिन है। आज देखो आप, बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग बेसिस पर दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट की बढ़त के साथ किसी तरह से ये हरे निशान में बंद हुआ और इसने 48,900 के आसपास क्लोज किया है। और आप बैंक निफ्टी को चेक करोगे तो 22,400 के ऊपर की क्लोजिंग है। तो जो सुबह हमने आपके सामने कहा था कि कृपा करके इस रेंज को जिसको एब्जॉर्ब करना आ गया वो विनर कहलाएगा। नहीं तो आज ही मार्केट के अंदर हर 15-15 मिनट में ये फील हो रहा था कि अभी चला और अभी टूटा। ये जो अभी चला और अभी टूटे वाले में काम करते हैं ना लोग, वो पैसा गंवाते हैं ऑप्शंस के अंदर। ठीक, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत है। हाँ, एडवांस डिक्लाइन बाजार की ठीक नहीं है, वो हमने आपको फ्यूचर्स के शेयर भी दिखाए और सामने कैश के स्टॉक्स में भी दिख रहा है आपको। थोड़ा सा ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं है अभी मार्केट के अंदर, वीकनेस है और ये वीकनेस ठीक नहीं हो रही है। मतलब आप बुखार पे हो, बुखार की गोली आपको दी जा रही है, आपका बुखार टूट नहीं रहा, बढ़ भी नहीं रहा, तो टूट भी तो नहीं रहा बुखार। बस एक बार बुखार टूट जाए फिर आप ठीक हो जाएंगे, फिर आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, फिर आप ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे अपने आप ही। देखते हैं अभी क्या होता है। तो लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन, एक सेशन, एक जिसे कहते हैं ना लर्निंग का सेशन था आज एक्चुअली में, वही है। और बिल्कुल बुकिश, बिल्कुल लेवल्स के साथ आज मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए अपने साथ काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश जी, थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत भाई, थैंक यू वेरी मच। अंशुल जी, और थैंक यू वेरी मच राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे को क्लोजिंग में गाइड किया और अच्छे से फंडामेंटल टेक्निकल डेरिवेटिव्स आपकी गाइडेंस के दम पर तो हैं हम यहाँ पे, हमको क्या आता है, हम आपसे सीख के तो यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।